मैं बता रही थी उन लोगों के बारे में कि उन लोगों की बस्तियों में चल जी। जाना किस तरह से हो पाया मेरा। तो आकाशवाणी की ओर से एक फीचर बनाना था मुझे, मेरे मन में आया कि मैं इन लोगों के ऊपर एक प्रोग्राम बनाऊं, क्योंकि आज तक उन लोगों के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं बना था आकाशवाणी में। तो उसके लिए, रिकॉर्डिंग के लिए मैं उन लोगों के पास गई। तो पहले वो जो मेजर की बेटी मिली, तो उनसे बात करने की कोशिश मैंने की, तो थोड़ी बहुत बातें पता चली, लेकिन जो उनके कम्युनिटी की बहुत सारी बातें होती हैं, उन्होंने कहा मेरे गुरुजी जब तक आदेश नहीं देंगे तब तक हम लोग नहीं बता सकते। तो उनके गुरुजी का एड्रेस लेके हम ढूंढते हुए, बनारस में ही वो रहते थे, उनके यहाँ गए। तो देखने के बाद मन बहुत द्रवित हुआ, बहुत करुणा से भर गया। एक बुजुर्ग काया, मटमैली सी साड़ी पहने हुए, और अपने टूटे फूटे घर में चौकी पर बैठ के मुर्गे मुर्गियों को आटे की गोलियां खिला रहे थे, और कुछ कुछ हम लोगों से बातें भी कर रहे थे। तो हमने पहले उनसे उनके बारे में जानने की कोशिश की। तो पहले उन्होंने नानुकुर किया, नहीं हम लोग अपने यहाँ के बारे में नहीं बताते, बहुत सारी चीजें हम नहीं बताते, हम लोगों को इंसानों से क्या मतलब, यानी हम लोग जो स्त्री पुरुष हैं वो इंसान है और उनको इंसानों से कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से उनकी जो भाषा, एक जो हम लोगों की जो सभ्य भाषा है, सभ्य समाज की भाषा है, उसके व्याकरण ने उनको किस तरह से नकारा, और उनका जो अपना व्याकरण है कितना अटपटा हो गया, उनके पूरे चेहरे के तरह से, उनके व्यक्तित्व की तरह से, कि उनका वो जो लाउड मेकअप होता है, वो जो तालियां पीटना होता है, जो चेहरे पर एक रूखा भाव होता है, उसी तरह से उनका जो, उनकी अटपटी जो भाषा थी, उसका जो व्याकरण था, उसने मुझे हिला के रख दिया। कि एक तरफ वो स्त्री वेश में होते हैं, साड़ी पहने होते हैं, मैक्सिमम जो थर्ड जेंडर के लोग होते हैं साड़ी में होते हैं, और बोलेंगे तो वो पुल्लिंग के साथ बोलेंगे, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैंने ये किया, मैं कर रहा हूँ। तो एक तरह से क्या हुआ है, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। एक तो सभी समाज ने उन्हें ठुकराया, दूसरे वो स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं कि वो पहने क्या और वो बोले क्या, उनकी भाषा क्या हो। तो इस ओर मेरा जब ध्यान, फिर उनसे मैंने बहुत सारी जिज्ञासाएं रखी, बात करने की कोशिश की, उनकी संवेदना को कुरेदने का प्रयास किया ताकि वो कुछ अपने बारे में बताएं। तो संवेदना सबसे ज्यादा जुड़ी होती है माता पिता के साथ। तो जो उनके गुरु थे, उन गुरु से हमने जब कहा कि माता पिता को छोड़ के आने के बाद आपको माता पिता की याद नहीं आती इस बस्ती में रहते हुए, तो उनके धैर्य का बांध टूट गया, रो पड़े, और बोले क्यों नहीं आएगा बेटी, याद आती है उन लोगों की, रोते हैं, चुप हो लेते हैं। तो हमने कहा कि तो फिर आप कुछ बताइए अपने बारे में। तो मेरे माइक को देख के उन्होंने मेरा माइक हटा दिया, बोले नहीं तुम बेटी फंसा दोगी कहीं हमको, तुम लोग सरकारी लोग हो। हमने कहा आप एक तरफ बेटी भी कह रही हैं और दूसरी तरफ सोच रही हैं कि हम फंसा देंगे, क्यों फंसा देंगे आपको, आपसे हमारा कौन सा स्वार्थ है कि हम आपको फंसाएंगे। हम आपकी बात बाहर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आप हमें बताएं। बहुत कहने के बाद, बहुत कई बार के उन लोगों से मुलाकात करने के बाद बहुत सारी चीजें उनके बारे में हमारे सामने निकल के आई। उनके कुछ कोड शब्द, जो कोड लैंग्वेज उन लोगों ने है, अपने यजमान के घर में जाते हैं तो आपस में कुछ कुछ बात करके वो लोग, हम नहीं समझ पाते वो समझ जाते हैं। जैसे वो अगर लड़की पैदा हुई है तो उसके लिए टेपकी बोलते हैं आपस में, टिपकी। अब ये जो उनका कोड लैंग्वेज है, हो सकता है कि वो दिल्ली में अलग हो, अहमदाबाद में अलग हो, तिरुवनंतपुरम में अलग हो, क्योंकि उनका कोई स्थायी भाषा या व्याकरण शास्त्र नहीं है। वो अपना कोड लैंग्वेज जगह जगह डेवलप करते हैं। तो मैं बनारस के रेफरेंस में, बनारस के संदर्भ में आप लोगों को बता रही हूँ, काशी के संदर्भ में, कि जैसे यहाँ के जो थर्ड जेंडर के लोग हैं वो कुछ कोड लैंग्वेज यूज करते हैं, टिपका बोलेंगे जो पैदा हुआ बच्चा है, या उन लोगों के यहाँ जो ढोलक होती है जिसपे बजाते हैं उसको डामरी कहते हैं। 100 रुपए के नोट के लिए बड़मा कहते हैं, 50 रुपए की नोट के लिए कटका कहते हैं, 10 रुपए के नोट के लिए पानकी कहते हैं, पत्नी के लिए वो निहारन बोलते हैं, किसी की पत्नी है, वाइफ है, तो उसको निहारन बोलते हैं। बीड़ी या सिगरेट के लिए वो धौकनी बोलते हैं, धौकनी। माँ के लिए सुड्डी और पिता के लिए सुड्डा। ऐसे ही परिवार नियोजन के लिए, फैमिली प्लानिंग को बधिया बोलते हैं। हिंदू के लिए हिंदू और मुसलमान के लिए छिलकू। इस तरह से उन लोगों ने अपनी कोड लैंग्वेज
डेवलप की है, जिसको कुछ कुछ हम पकड़ पाए, और हमने यमदीप में उन शब्दों का प्रयोग भी किया। उनकी लैंग्वेज, जब वो आपस में बात करते हैं तो कुछ कुछ उनके शब्द, उनके जो सांकेतिक शब्द हैं, उन शब्दों का भी प्रयोग किया। फिर उन लोगों से बातचीत करके ही पता चला कि उनके यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा बहुत स्ट्रांग है, बड़ी सशक्त है। बेसरा माता, वहां उस कम्युनिटी में जाने के बाद वो बेसरा माता की पूजा करते हैं। वो पूरे भारत भर में बेसरा माता का मंदिर गुजरात में है, वर्ष में एक बार वहां भंडारा होता है, वहां सब लोग जुटते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी उनके समुदाय की बातें हमको पता चली। और ये भी पता चला जब हमने कई थानों में पता किया कि क्या इन लोगों के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे होते हैं, तो पता चला सारे पुलिस अधिकारियों का जवाब ना में था कि नहीं, मैक्सिमम नहीं। तो मुझे लगा कि ये ईमानदार भी होते हैं, ये मजबूत भी हैं, और ये अपने इस कंडीशन से जो इस समय वर्तमान में वो झेल रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन, उससे दुखी होकर वो कोई पाप कर्म नहीं करना चाहते, किसी के मन को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं किस कर्म का फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं, थर्ड जेंडर के रूप में। और हो सकता है कि अगला जन्म फिर से ना खराब हो जाए, इसलिए भी वो कोई पाप कर्म नहीं करते, गलत काम नहीं करते। संतान परंपरा उनके पास नहीं है, इसलिए उनके पास धन संग्रह या भूमि संग्रह का कोई लोभ नहीं है, वो धन संग्रह नहीं करते। तो इस तरह से उनका जो चरित्र है, उनका जो जीवन है, वो एक बाहर से तो बड़ा नारियल की तरह से लगता है कि रूखा रूखा सा, जटाजूट वाला, लेकिन भीतर से हमने देखा कि वो बड़े तरल होते हैं, बहुत उनके अंदर संवेदना होती है लोगों के प्रति। बड़ी एक गहराई से उनके भीतर भावनाएं होती हैं, अपने देश के प्रति भावना होती है। तो हमें लगा कि इन जो केवल मैं आकाशवाणी के लिए कार्यक्रम बनाऊं, आकाशवाणी का कार्यक्रम कुछ वर्षों बाद, कुछ दिनों बाद वो डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो मैं इनके लिए मैं कुछ लिखती हूँ। और फिर मैंने उस समय से उनके बारे में लिखना शुरू किया, जो मैंने तथ्य रिसर्च करके उनकी बस्तियों में जा जाकर जुटाए थे। और उन सारे तथ्यों का उपयोग मैंने यमदीप में किया, ताकि इस कम्युनिटी के बारे में, समुदाय के बारे में, जो सचमुच की मैं आपसे बहुत अथॉरिटी के साथ बोल रही हूँ कि जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है, जो फर्स्ट हैंड उनके बारे में जानकारियां, इंफॉर्मेशन है, उसको मैंने यमदीप में दिया। और शबाना हबीब ने उसका अनुवाद किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने भी किन्नर शब्द यूज नहीं किया होगा अनुवाद करते समय, क्योंकि यमदीप में मैंने किन्नर शब्द का प्रयोग कतई नहीं किया है। किन्नर शब्द का प्रयोग यमदीप के प्रकाशन के 12-14 वर्षों बाद जिन लोगों ने लिखना शुरू किया कि एक नया विषय है, इस पर हम लिखते हैं, और फिर पहले हम वाली स्थिति आई, उसके बाद से किन्नर शब्द का प्रयोग हुआ। मैं ये नहीं कहती कि मैंने ही सबसे पहला काम किया यमदीप के रूप में। उसके बहुत पहले, 100, 200, 400 वर्ष पहले या हजारों वर्ष पहले, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हम देखते हैं थर्ड जेंडर के बारे में हिजड़ा शब्द वहां पर प्रयोग होता है। और हमारे महाभारत में तो शिखंडी, बृहन्नला, तमाम, वो कहीं से उपेक्षित नहीं है, समाज के द्वारा स्वीकृत लोग हैं। लेकिन कोई एक समय ऐसा आया जब इनकी उपेक्षा शुरू हुई, इनकी सामाजिक स्वीकार्यता खत्म हुई, ये अपने तमाम मौलिक अधिकारों से, शिक्षा से, और जो मानवीय जितने अधिकार हैं उन सब से ये वंचित होते चले गए, और अपने को एक अंधेरी बस्ती में इन लोगों ने कैद करके रख लिया। बाहरी समाज से इंटरेक्शन केवल तब होता था जब कोई शुभ कार्य किसी घर में पड़ा, और वो जाके वहां पर मांगते हैं अपना हक और अपना नेग और आशीर्वाद देते हैं। हमारी सामाजिक स्वीकार्यता लोक में इसी से पता चल सकता है कि हमारे यहाँ मान्यता है कि हिजड़ों को अपने दरवाजे पर दुखी नहीं करना चाहिए, उनका शाप नहीं लेना चाहिए, उनको नाराज नहीं करना चाहिए। नाराज नहीं करने के पीछे तात्पर्य यही है कि ये भी हमारे समाज के अंग हैं, इनके खाने पहनने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। अब जब समाज हमारा आजादी के बाद से, फिलहाल तो इनके बारे में ऐसा कुछ गंभीर लेखन नहीं हुआ था। कुछ दो एक फिल्में या कुछ एक कहानियां अगर लिखी भी गई होंगी, तो उसमें इनको एक उपहास का पात्र बनाया गया था। इनको रख कर पात्र के रूप में
व्यंग करने की कोशिश की गई थी, यानी वहां पर भी ये उपहास के ही पात्र, उपेक्षित पात्र के रूप में चित्रित किए गए हैं। संवेदनशील एक प्राणी के रूप में, हमारे समाज के एक अंग के रूप, मुख्य धारा के रूप में इनका उपयोग कहीं नहीं किया गया था। और यमदीप के 10, 12, 15 वर्षों बाद फिर एक लहर उठी, विमर्श पूरा चला, बहुत सुखद है वो विमर्श चल रहा है अभी भी। प्रोफेसर रिसर्च करा रहे हैं, प्रोफेसर सेमिनार्स कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ सावधानियों के साथ, और अपनी जो साहित्यिक भूल है या शब्द के साथ हम लोगों ने एक भूल की है, उसको थोड़ा सुधारते हुए इनको मेन स्ट्रीम में शामिल करना, सामाजिक स्वीकार्यता ले आना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इनको कोई नया शब्द दे देना, इनके नाम को एक नया नाम दे देना, ये इससे इनका कोई भला नहीं होगा, इनसे इनका कोई हित नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात रही कि यमदीप लिखे जाने के 12 वर्षों बाद 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनको वो सारे अधिकार दे दिए जो हमने यमदीप में कहीं ना कहीं से भी, जैसे हमारे समाज में दलित वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, तमाम लोगों के लिए आरक्षण की सुविधाएं और तमाम सुविधाएं हैं, तो इनको भी क्यों ना आरक्षण देकर या इनके लिए सुविधाएं, स्पेशल विशेष रूप से सुविधाएं देकर इनको नियोजित किया जाए डिफरेंट फील्ड में। बहुत अच्छा लगा, बिना किसी धरना प्रदर्शन के, बिना किसी जुलूस के, बिना किसी नारेबाजी के इनको माननीय उच्चतम न्यायालय से वो सारे अधिकार मिल गए। अब सारे अधिकार मिल जाने से कोई कार्य बंद तो नहीं जाता है, हमें समाज में उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। अब हमारी स्थिति क्या है कि अब तो थोड़ा जागरूकता इन लोगों में भी आई है, जागरूकता समाज में भी आई है, लोग इनको देखने, सुनने, बात करने लगे हैं। लेकिन एक समय था, या आज भी सार्वजनिक स्थानों पर, चौराहे पर यदि कोई थर्ड जेंडर का सदस्य दिखाई देता है तो हम उससे बात करने में कतराते हैं, हम उससे बात करने में संकोच करते हैं कि देखने वाले हमें क्या कहेंगे। मैं जब अपने ऑफिस से इन लोगों की बस्तियों में रिकॉर्डिंग करने के लिए जाती थी तो मेरे ऑफिस में भी लोग मुस्कुराते थे कि ये नीरजा जी को क्या हुआ है, ये कहाँ जा रही है। तो एक जो मन मन में हम लोगों ने एक धारणा पाल रखी है, वही धारणा हमारी पीढ़ियों में, हमारे बच्चों में, हमारी नई पीढ़ी में भी जाता रहा, और हमारे जो बच्चे हैं इनकी शक्ल से, इनके आचरण से घबराने लगे। इनके बारे में एक काल्पनिक दुनिया तैयार की गई कि ये जो है बहुत भयानक होते हैं, बड़े रूड होते हैं, बहुत मतलब कुछ लोगों ने तो यहाँ तक फैला दिया कि ये लोग बलात् लड़के लड़कियों को पकड़कर हिजड़ा बना देते हैं। इस संबंध में भी मैंने जब वहां पे हिजड़ों के गुरु से मिलने गई तो उनसे मैंने पूछा कि क्या ये सत्य है कि आप लोग हिजड़े बनाते भी हैं जबरदस्ती। तो बहुत दुखी होकर उन्होंने कहा, गुरु ने बताया कि बेटी तुम देख तो रही हो मेरी जो कोठरी है कितनी गंदी सी और छोटी सी है, इसमें कौन सा ऑपरेशन थिएटर है, और हम लोगों ने कौन सी पढ़ाई की है कि एक छोटा ऑपरेशन अगर अस्पताल में डॉक्टर करते हैं तो एनेस्थीसिया देने से लेके और तमाम चीजों के लिए सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, और एक्सपर्ट वहां पर तैयार रहते हैं। हम लोगों ने कौन सी पढ़ाई की है, कौन सा ऑपरेशन थिएटर तैयार किया है कि यहाँ पर बुला के और हम पकड़ के ले आएंगे और बुला के इन लोगों को हिजड़ा बना देंगे। और फिर कोई यहाँ हिजड़ा बनने के लिए आएगा क्यों? हिजड़ा मतलब ये हमारा जीवन इतना ग्लैमरस तो नहीं है, इतना चकाचौंध भरा नहीं है, इतना स्पृहा वाला नहीं है कि कोई बनना चाहे और हम उसको ले आके बना दें। तो ये हम लोगों के, एक तो भगवान ने हम लोगों को प्राकृतिक रूप से अभिशप्त किया, और दूसरे समाज भी हम लोगों के बारे में तरह तरह की बातें फैलाकर, अफवाहें फैलाकर हम लोगों का जीना दूभर कर दिया है। तो मुझे लगा कि इस तरह की अफवाहें इनके बारे में नहीं फैलाया जाना चाहिए। और अभी भी शिक्षा से बहुत दूर है ये, हमारे शिक्षालयों में, विद्यालयों में इनकी उपस्थिति ना के बराबर है, और पाठ्यक्रम में तो बिल्कुल ही नहीं है। अब तो थोड़ा धीरे धीरे लोग इनके बारे में सचेत होने लगे हैं, और इस तरह के वेबिनार और सेमिनार हो रहे हैं, बच्चे रिसर्च कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर, और इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास भी चल रहा है। लेकिन पाठ्यक्रमों में इनकी जो वास्तविक स्थिति है उसको बताने वाला कोई उपन्यास, कोई साहित्य ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा है जिससे इस कम्युनिटी के बारे में भ्रम
थोड़ा सा समाप्त हो नई पीढ़ी में, और नई पीढ़ी इनके साथ घुलना मिलना शुरू करे कि ये हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे परिवारों से निकले हुए लोग हैं। बस एक होता है कि कुछ एक नेचुरल प्रोसेस में क्रोमोसोम की असंतुलन के कारण, इम्बैलेंस के कारण इस तरह के बच्चे जन्म लेते हैं। मैंने मेडिकल में बीएचयू के डॉक्टर्स से भी इस बारे में बातचीत की, तो डॉक्टरों ने कहा हाँ इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं, और इन बच्चों को दो, ये बच्चे दो तरह के होते हैं, हिजड़े दो तरह के होते हैं। एक ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स और एक स्यूडो हर्माफ्रोडाइट्स से मेडिकल की भाषा में वो लोग बता रहे थे। डॉक्टर, मेरी मित्र जो डॉक्टर थी, उन लोगों ने कहा कि जो ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं उनके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, वो इंटरनल ऑर्गन स्त्री पुरुष दोनों के होंगे, जैसे यूट्रस भी होगा और प्रोस्टेट भी होगा। लेकिन बाहर से कोई एक ऑर्गन होगा। वह भी हो सकता है कि अनडेवलप्ड हो, या दोनों का मिला जुला हुआ हो। तो इस तरह के ट्रू हर्माफ्रोडाइट कहे जाते हैं बच्चे। और एक होता है स्यूडो हर्माफ्रोडाइट, यानी अंदर आर्गन स्त्री का होगा तो बाहर पुरुष का होगा, बाहर स्त्री का है तो अंदर पुरुष का होगा। तो माता पिता समझ नहीं पाते हैं, वो बाहर से तो जान रहे हैं कि ये लड़का है मेरा या ये लड़की है मेरी, लेकिन अंदर से उसके आर्गन के बारे में वो नहीं जान रहे होते हैं। तो जब वो 14-15 वर्ष के होते हैं बच्चे, किशोरावस्था में, तब उनमें वो सारे लक्षण पैदा होते हैं। अगर वो अंदर स्त्री का वो आर्गन है, तो उसको स्त्री वाले स्त्रियोचित जो गुण है उसमें आने लगेंगे। आवाज पतली, मीठी सी हो जाएगी, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, और चाल में थोड़ी लचक जैसी हो जाती है। और भी बहुत सारे जो उसके लक्षण होते हैं, स्त्रियों के गुण आने लगते हैं। और यदि पुरुष का आर्गन है, बाहर से स्त्री है, तो उसमें दाढ़ी मूछ आने लगेगी, तमाम तरह के जो पुरुषों वाले होते हैं, आवाज कर्कश हो जाएगी। तो इस तरह के जो स्यूडो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, तो डॉक्टरों ने कहा कि डॉक्टरों की सलाह पर ऐसे लोगों को कभी कभी लिंग परिवर्तन करके उनकी सहमति से ठीक किया जा सकता है, लेकिन सारे केसेस में ठीक हो जाए ऐसा नहीं होता। तो उसी स्यूडो हर्माफ्रोडाइट में ही हम देखते हैं कि जब कभी सुनते हैं कि अमुक जो था वो लिंग परिवर्तन करा के लड़की बन गया या लड़का बन गया, तो ये स्यूडो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। लेकिन जो ट्रू हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जिनके भीतर दोनों ऑर्गन होते हैं, स्त्री और पुरुष के, उनमें दोनों लक्षण बड़े होने पर, 14-15 साल के होने पर दोनों लक्षण आने लगते हैं। दाढ़ी मूछ भी आ जाएगी, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी होगा, और स्त्रियों की तरह से या तो आवाज हो जाएगी या आवाज मोटी हो जाएगी पुरुषों की तरह से, और उनकी चाल भी थोड़ी मिक्स होने लगती है। तो वो क्या होता है कि फिर वो लज्जित होने लगते हैं अपने समाज में। लोग उनको देखने लगते हैं बहुत उत्सुकता से कि ये कैसा है। माता पिता भी छिपा नहीं पाते उसके बाद। तो ये कहीं ना कहीं फिर समाज के उपेक्षा से या समाज के उपहास से, हंसी से, व्यंग से वो भागने के लिए विवश हो जाते हैं कि हम चलते हैं अपनी उसी कम्युनिटी में, क्योंकि वहां कोई हमारे ऊपर हंसेगा नहीं, वहां हमारी ही तरह के लोग हैं। तो ये जो एक मानसिकता है अपने घर को छोड़ के भागने की, घर को, ये जो कहा जाता है कि जबरदस्ती उठा ले जाते हैं, नहीं, वो कभी उठा के बच्चों को नहीं ले जाते हैं। क्योंकि जिस माता पिता के बच्चे को कोई हिजड़ा समुदाय उठाकर ले जाएगा, तो सबसे पहले तो एक जो माँ है वो शेरनी की तरह से खड़ी हो जाएगी कि मेरा बच्चा चाहे जैसा भी है, मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी। और अगर कोई बारात ले भी जाएगा तो थाने में और पुलिस में वो जाके शिकायत करेगी कि मेरे बच्चे को उठा ले गया कोई। तो इस तरह से थर्ड जेंडर के ऊपर आप देखेंगे कि किसी थाने में ऐसी रिपोर्ट नहीं आती है कि और किसी का बच्चा छीन के लेके चले गए, ऐसा नहीं होता है। जनरली हमने कहीं नहीं देखा। कुछ हमारे साहित्यकारों ने इस तरह की चीजें भी अपने साहित्य में लिखी, तो एक उनके प्रति घृणा पैदा करने वाला ये भाव हुआ। तो हमें लगता है कि इन सारी चीजों पर ध्यान देते हुए हम लोगों को उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी नई पीढ़ी को देनी चाहिए, चाहे वो पाठ्यक्रम के माध्यम से हो, चाहे सेमिनार और वेबिनार के माध्यम से हो, या प्रत्यक्ष इंटरेक्शन करवा के इन लोगों के साथ हो। और अब तो ये लोग भी सजग होने लगे हैं अपने अधिकारों के प्रति, और स्वयं अपनी आत्मकथा भी लिखने लगे हैं। मैं वहीं उसी बात पर आके अपनी बात समाप्त करूंगी कि सुमा जी ने कहा कि नाम का जो विवाद है, तो नाम का विवाद इससे भी सुलझ जाता है कि जो उन लोगों के यहाँ एक लक्ष्मी नारायण नाम के हिजड़ा है, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, मैं लक्ष्मी मैं हिजड़ा।
अगर उन्हें किन्नर शब्द अच्छा लगा होता या किन्नर शब्द उचित लगा होता तो अपने लिए किन्नर शब्द का प्रयोग करते, लेकिन वो लगातार अपने को इसी शब्द से अभिहित करते हैं। तो केवल शब्दों के उनके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। शब्द कोई भी हो, अगर उनकी स्थिति नहीं सुधरी है, वो जहां थे वहीं पे रह जाएंगे, तो फिर किन्नर शब्द भी उनके लिए अपशब्द जैसा ही लगने लगेगा। जैसे आज कुछ लोग कहते हैं कि हिजड़ा शब्द अपशब्द जैसा लगता है। अगर अपशब्द जैसा हिजड़ा शब्द लगता है जो वियोग की स्थिति को दर्शाता है, तो फिर किन्नर शब्द तो देव योनि के पुरुष की बातें करता है। तो इसका मतलब है कि यह उनके ऊपर और बड़ा व्यंग हो गया कि जो इतना लाउड मेकअप करके और अपने चेहरे और पूरी पर्सनालिटी को, जो द्वैत वाली पर्सनालिटी है, उसको छिपा रहा हो, उसको हम व्यंग से कह दें कि आप किन्नर लग रहे हैं, यानी देव योनि के पुरुष लग रहे हैं। तो बातें बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए हमें शब्दों से नहीं खेल करना है, हमें उनको सामाजिक स्वीकार्यता दिलानी है। शैक्षिक रूप से हम उनको महाविद्यालयों में, विद्यालयों में अपने स्थान दे सके, इस ओर हम लोग का ध्यान होना चाहिए। और ये तब हो पाएगा जब पाठ्यक्रमों में हम अपनी पीढ़ियों को जैसे तमाम उपन्यास पढ़ाते हैं, तमाम साहित्य पढ़ाते हैं, वैसे ही एक साहित्य, विशेष साहित्य होना चाहिए इनके बारे में। और सत्य जो तथ्य है उनके बारे में वही जाना चाहिए। गलत तथ्य, जो भ्रामक तथ्य हैं, उन तथ्यों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। अन्यथा हमारी नई पीढ़ी इनके बारे में एक दुराग्रह, एक पूर्वाग्रह बनाकर बैठी रहेगी। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। बहुत सारी बातें हैं इन लोगों के बारे में। हमें लगता है कि कुछ हमारे विद्यार्थी अगर सवाल करेंगे तो शायद चीजें और स्पष्ट हो पाएंगी। तो शबाना जी, मैं बात अपनी यही समाप्त कर रही हूँ और आप लोगों की ओर दे रही हूँ। ठीक है मैम।